नमस्कार उमंग के दर्शकों। आज फिर हम अपने नए सफर पर हैं और देखिए, अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि केवल शायद ये महिलाओं का मंच है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये मंच सबके लिए है। जो भी प्रतिभाशाली लोग हैं, हम सबको आमंत्रित करते हैं और आपका परिचय उनसे करवा रहे हैं। उमंग अटखेलियां करता हुआ अग्रसर हो रहा है। सौभाग्यशाली हूं मैं, इतने प्रतिभाशाली व्यक्तियों से हम सबका परिचय निरंतर हो रहा है। तो उमंग के लिए कुछ पंक्तियां हैं। उमंग है उमंगित अपनी इस नादानी पर, उमंग है उमंगित अपनी इस नादानी पर, क्या सोच के इस मंच का स्थापन किया था। आज पल्लवित हो रहा है जो बीज बोया था, भांति भांति के पुष्पों से महक रहा है ये। चले थे अकेले इस राह पर हम, आज कविताओं का कारवां चल रहा है, आज नायाब रत्नों से उमंग जगमगा रहा है। तो उमंग के दर्शकों, आपका बहुत बहुत आभार कि आप निरंतर अपना स्नेह हम पर लुटा रहे हैं। और आज आपका परिचय हम जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं, इनका नाम है नीरज कुमार। नैनीताल में इनकी शिक्षा हुई, देहरादून के डीएवी कॉलेज से इंटर इन किया और उसके बाद ये मैथ्स एमएससी, यानी पढ़ाई देखिए, कहाँ एमएससी मैथ्स और कहाँ कविता, क्या विलक्षण संगम है। उसके बाद ये 1978 से 2000 तक जीआईसी में जनरल इंश्योरेंस कंपनी में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। फिर 2007 से 2016 तक ये जीएम के पद पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में रहे। ये तो इनका छोटा सा परिचय है, लेकिन हमें जो असली परिचय चाहिए वो है इनके काव्य का, इनके प्रेम का, इनकी ललित कलाओं में इनकी रुचि है। तो बाकी हम जो कुछ भी सुनेंगे अब नीरज कुमार जी के मुंह से सुनेंगे। तो ओवर टू यू नीरज जी। थैंक यू एंड वेलकम 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 टू आवर शो। नमस्कार लेखा जी और उमंग के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। सर्वप्रथम तो लेखा जी, ऐसा लग रहा है कि आपने पहली बार किसी पुरुष को लिया है अपने उमंग के कार्यक्रम में, जैसा आपने कहा, लेकिन ये प्रतिभाशाली आप हमारे नाम के आगे न जोड़ें तो ज्यादा सही रहेगा। असल में अपनी प्रतिभा का स्वयं पता नहीं होता है, उसका हम जो जजमेंट है वो हम अपने दर्शकों पर छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए, जैसी आपकी इच्छा। जी। और जहाँ तक गणित और कविता का संबंध है, तो गणित और कविता का तो बहुत गहन संबंध है। देखिए, कविता में भी आप मात्राएं जोड़ती हैं, जोड़ना तो पड़ता है वहाँ पे भी। सही। और जब आप गीत बनाते हैं तो आप मीटर नापते हैं। तो कविता का संबंध और गणित के साथ तो रहा ही है हमेशा से। और हमारे यहाँ पुराने समय में भी जो कवि हुए हैं वो गणित में भी उस्ताद थे, और जो गणितज्ञ हैं वो कविता भी करते थे। ये आपने बहुत सुंदर शब्द बात कही, आपकी बात को काट रही हूँ कि गणित का और इसका संबंध जो आपने कविता का जोड़ा है, ये जितनी लड़कियां गणित से भागती हैं ना, वो आप बहुत प्रेम से गणित पढ़ेंगे। ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और दर्शकों, आप भी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए कि आज नीरज जी हमको जो ज्ञान दे रहे हैं। और साहित्य के साथ और संगीत के साथ, संगीत में भी जो आजकल संगीत बनता है सब गणित के आधार पे बनता है। तो ये है। तो अब एक तो ये बात हुई, और उसके आगे बाकी ऐसा है लेखा जी कि हमने लिखना पढ़ना ज़्यादा नहीं किया है। और आपको हमने बताया था, आप तो जानती हैं कि इच्छाएं बहुत रहती हैं, लेकिन जब आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप ये कहते हैं कि साहब मेरे ऊपर काम का बहुत बोझ है, और वो आपके आलस्य के लिए एक बैसाखी बन जाता है। और फिर उसी बैसाखी के सहारे आप जो कुछ चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, टालते रहते हैं उसको। तो जब तक सेवा में थे 2016 तक, तब तक तो बहुत बड़ी बैसाखी थी। उसके बाद ये सोचा था कि अब सेवानिवृत्त हुए, अवकाश प्राप्त करके कुछ किया जाएगा, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो चित्रकला, जिसमें आपको हमने बताया था हमारी रुचि है। परंतु फिर कोई ना कोई कारण बनते रहे और ऐसा कुछ हो नहीं पाया। हाँ, ये है कि
जब कोई ऐसा बड़ा प्रसंग आया कि उस प्रसंग ने ये बाध्य कर दिया कि अब आलस्य त्यागो, अब तो भैया कुछ लिख डालो, तो उस प्रसंग पे अवश्य कुछ लिखा। तो अब कहिए तो हम उसी प्रसंग के साथ एक कविता अपनी जो बिल्कुल, आज से कोई 5.5 साल पहले लिखी गई थी, जब हमारा पहला नाती आया था। और वो पहला नाती हमारे लिए तो था ही, और बाकी हमारे घर परिवार में और एक इस एक्सटेंडेड फैमिली में वो अगली पीढ़ी की शुरुआत थी। तो इसलिए उनका स्वागत तो बनता था। बिल्कुल। तो उनके स्वागत में एक कविता जो लिखी गई थी वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। ये इनका नाम आंशनेय पहले ही रख दिया गया था, मतलब पैदा होने के पहले ही इनको नाम मिल गया था अपना आंशनेय, क्योंकि नेहा ने जो हमारी बेटी है, इसने ये तय किया था कि अगर लड़का हुआ तो इसका नाम आंशनेय होगा, और अगर लड़की हुई तो इसका नाम नेहांश होगा। तो इसलिए ये नाम तो पहले ही तय हो गया था। और जब ये सूचना आई कि अब हम लोग नाना नानी बनने वाले हैं, तो उसके साथ साथ ये भी हुआ कि ये लोग मुंबई में थे, हम लोग दिल्ली में थे, और ये कुछ जो अल्ट्रासाउंड की क्लिप्स हैं वो भेजा करते थे हम लोग के पास। तो हम देखते थे कैसे उस शिशु का दिल धड़क रहा है, उसकी आवाज़ भी सुनाई पड़ती थी। तो इस कविता की शुरुआत उसी आवाज़ के साथ होती है जो कि हम लोग सुनते थे। जी, बहुत सुंदर। प्रथम सूचना से ही सब हर्षित, प्रथम सूचना से ही सब हर्षित, हृदय ध्वनि सुन सुनकर पुलकित, स्वागत करने को सब आतुर, घर चौखट बघिया हो सुरभित। प्रथम परिचय पर नहीं अपरिचित, प्रथम परिचय पर नहीं अपरिचित, प्रथम स्पर्श से ही अपनापन, हर्ष अश्रु की माला से करते इस नवजीवन का अभिनंदन। बहुत सुंदर। मन की छाया ने ओढ़ी काया, मन की छाया ने ओढ़ी काया, या मन ही है जो शिशु बन आया, इच्छाओं ने श्वासें पाई, स्वप्नों ने स्पंदन पाया। बहुत सुंदर। विचार जैसे आकार बनकर, अनुभूति जैसे साकार बनकर, ऐसे आए अंश ने इस जग में, प्रार्थना जैसे अवतार बनकर। तो ये एक कविता तब लिखी थी। बहुत ही सुंदर। और आजकल आप देखिए, आपने जिस धड़कन को महसूस किया है, आजकल शायद आप पता नहीं आपको पता है या नहीं कि आजकल पेरेंटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा क्लासेस हो रही हैं कि जिस शिशु का आगमन होने वाला है उनको पहले से ही हम कितना स्नेह दे सकते हैं, क्या उनके प्रति प्रेम ममत्व होता है, वो आपकी कविता में पूर्णतः झलक रहा है। बहुत ही सुंदर आपके उद्गार थे। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद लेखा जी। और एक कविता और है जो बाद में बनी जी, और वो आपके आदेश के लिए बनाई गई है। तो लेकिन ये भी एक संयोग है कि इस कविता की प्रेरणा भी मिली उसी आंशनेय से। जी। तो आप अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, तो जब उस कविता का समय आएगा तो वो कविता भी सुना देंगे। नहीं तो कविता तो आप ही को सुनानी है। आज तो दिन आपका है, आज मैं कुछ नहीं सुनाऊंगी, आज मैं केवल आपसे सुनूंगी। और एक कविता आपकी बहुत पुरानी है जो उसके लिए मैं आग्रह करूंगी कि आप वो हमको जरूर सुनाएं। बहुत बढ़िया थी वो कैलाश गौतम जी की कविता जो जी का जिक्र कर रही हैं। जी जी, उनसे भी परिचय लोगों का होगा ना, उनके कवि का नाम बताते हुए उस कविता को सुनाएं। तो कैलाश गौतम जी एक हास्य कवि थे, बनारस के रहने वाले थे और भोजपुरी भाषा में लिखा करते थे।
अधिकतर रचनाएं उनकी जमीन से जुड़ी हुई हैं, खासकर गांव के जीवन से प्रेरित हैं। और अगर उन्हें कोई दर्द की बात भी कहनी होती थी तो वो उसको इस तरह से हास्य में लपेट करके कहते थे कि वो हास्यप्रद कविता हो जाती थी। तो उनकी जो सबसे चर्चित कविता है उसका नाम है अमावस्या के मेला। अमावस्या का मेला, जो लोग परिचित होंगे इस शब्द से वो तो जानते ही होंगे, बाकियों के लिए बता दें। ये अमावस्या के महीने में इलाहाबाद में और हरिद्वार, नासिक वगैरह में जो कुंभ का मेला लगता है उसको पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में अमावस्या का मेला भी कहते हैं, क्योंकि वो अमावस्या के महीने में लगता है। तो इस अमावस्या के मेले की तैयारी कैसे होती है, वो रास्ता कैसे कटता है, रेल का सफर कैसे होता है और वहाँ के मेले में होता क्या है, उसमें एक वो चित्रण है। उसके साथ साथ गांव के जीवन के भी बारे में कहा गया है। तो जैसे जैसे कविता बढ़ेगी, अगर कुछ लगेगा कि इसमें कुछ टिप्पणी देने की आवश्यकता है तो वो हम देते रहेंगे। और कैलाश गौतम जी की कविताएं YouTube पर उपलब्ध हैं, जो दर्शक देखना चाहें वहाँ भी देख सकते हैं। तो ये कविता ऐसे आगे बढ़ती है। भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में करम में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमावस्या नहाए चलल गांव देखा। एहू हाथे झोरा ओहू हाथे झोरा, कान्ही पर बोरा कपारे पर बोरा, कमरी में केहू कथी में केहू, रजाई में केहू दुलाई में केहू, आजी रंगावत रही गोड़ देखा, हंसते हुए अबब्बा तनी जोड़ देखा, घुंघटवे से पूछे पतौआ की अय्या, गठरिया में अपका रखैया बतैया, एवर हो ये लुग्गा और होए पूड़ी, रामायण के लग्गे मंडवा के ढूंढी, चाउर अचौरा किनारे के ओरी, नैका चपलवा अचारे के ओरी, अमावस्या का मेला अमावस्या का मेला। बहुत सुंदर। क्या गांव से निकल करके अब हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन। तो वहां का दृश्य कैसे प्रस्तुत करते हैं गौतम जी। मचल हुए हल्ला चढ़ावा उतारा, खचाखच भर्रल रेलगाड़ी निहारा, चपायल है केहू दबायल है केहू, घंटन से ऊपर टंगायल है केहू, बप्पा रे बप्पा अदैया रे दैया, तनी हमें आगे बढ़े देते भैया। अब डब्बे के अंदर क्या चल रहा है, बहुत ही सजीव चित्रण। हाँ जी 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 बिल्कुल। छिड़ल है ताई मिताई की चर्चा, पढ़ाई लिखाई कमाई के चर्चा, दरोगा के बदली करावत है केहू, तो लग्गी से पानी पिवावत है केहू, अमावस्या का मेला अमावस्या का मेला। अब हम मेले के स्थान पे पहुंच गए हैं और वहां पे गुलब्बन, जिनकी नई नई शादी हुई है, वो अपनी दुल्हन के साथ पहुंचे। तो वहां क्या होता है, गुलब्बन के दुल्हन चले धीरे धीरे, भरल नाव जैसे नदी तीरे तीरे, सजल दे है जड़ से हो गहने की डोली, हंसी हो बताशा शहद हो वे बोली, दिखैली ठोकर बचावेली धक्का, मने मन छुहारा मने मन मुनक्का, फुटेरा नियरा मुस्किया मुस्किया के निहारे ले मेला चिहा के, सबे देवी देवता मनावत चलेली, नरियर पे नरियर चढ़ावत चलेली, किनारे से देखे इशारे से बोले, कहीं गांठ जोड़े कहीं गांठ खोलें, बड़े मन से मंदिर में दर्शन करेली, आ दूधे से शिवजी के अर्घा भरेली, चढ़ावे चढ़ावा आ कठोर कोठर शिवाला, छुअल चाहे पिंडी लटक नहीं जाला, अमावस्या का मेला अमावस्या का मेला। बहुत सुंदर, क्या बात है। अब यहाँ मेले में दो सहेलियां मिलती हैं। अब ये चित्रण ऐसे तो बहुत हास्यप्रद है, लेकिन साथ साथ इसमें ये देखिए कि दो सहेलियां जिनका बचपन बीता एक साथ और विवाह के बाद वो अपने घरों में नहीं मिल रही हैं, वो मेले में मिल रही हैं। तो यही जीवन रहा है गांव की लड़कियों का। तो उसको कैसे चित्रित करते हैं, लेकिन हास्य से भरा हुआ है।
एही में चंपा चमेली भेटैली, बचपन की दोनों सहेली भेटैली। ई आपन सुनावे ऊ आपन सुनावे, दोनों आपन गहना गजेला गिनावे। अशोका बनौलू अशोका गढ़ौलू, तू जीजा का फोटो ना अब तक पठैलू। ना ई इन्हें रोके ना ऊ उन्हें टोके, दोनों अपने दूल्हा की तारीफ झोंके। हमें अपने सासू की पुत्री तू जाना, हमें ससुर जी की पगड़ी तू जाना। शहरियों में पक्की देहतियों में पक्की, चलत हो वे टेम्पो चलत हो वे चक्की। मने मंजरे गड़े लगली दोनों, भैया तू मैं लड़े लगली दोनों। साधु छुड़ावे सिपाही छुड़ावे, हलवाई जैसे कड़ाई छुड़ावे। अमावसा का मेला अमावसा का मेला। बहुत ही सुंदर। अब ये मेले के समय लोग खो भी जाते हैं, तो ऐसा बहुत हुआ करता है। उसका कैसे दृश्य बनाया है गौतम जी ने। करौता के माई के झोरा हिराइल, बुद्धू के बड़का कटोरा हिराइल। टिकुलिया के मैया टिकुलिया के जो है, बिजुरिया के मैया बिजुरिया को जो है। मचल हुए हल्ला तसगरो ढुढाई, चबैला के बाबू चबैला के माई। गुलबिया 77 निहारत चले ले, मरहुआ मरहुआ पुकारत चले ले। गोवर्धन के सरहज किनारे भेटैली, गोवर्धन का संगे पौड़ के नियली। घरे चलत पाउन दही गुड़ खियावब, भतीजा भैल है भतीजा दिखायब। अमावसा का मेला अमावसा का मेला। अमावसा के मेले में लोग खरीदारी भी बहुत करते हैं, तो उसका दृश्य देखिए। केहू शाल स्वेटर दुशाला मुलावे, केहू बस अटैची के ताला मुलावे। केहू चायदानी पियाला मिलावे, सुखौरा के केहू मसाला मलावे। नुमाइश में जाके बदल गईली भौजी, भैया के आगे निकल गईली भौजी। आयल हिंडोला मचल गईली भौजी, देखते डरामा उछल गईली भौजी। भैया बिचारू जोड़त है खर्चा। अब भैया की दशा है, भैया बिचारू जोड़त हो खर्चा। भुलैये न भूले पकौड़ी के मिर्चा, बिहाने कचहरी कचहरी के चिंता। बहनिया के गौना मशहरी के चिंता। फटल हो वह कुर्ता टूटल हो वह जूता, खलीका में खाली किराए का बूता। दबाव पीछे पीछे चलत जाता हो वह, कटोरी में सुरती मलत जाता हो वह। अमावसा का मेला अमावसा का मेला। बहुत सुंदर। ये और है इनका? इनकी और बहुत सी कविताएं हैं। नहीं, तो ये वाली इतनी है ना, ये इतनी इसमें थोड़े से प्रसंग हमने कम कर दिए। नहीं, सही है। लेकिन दर्शकों, आप ये देखिए कि गौतम जी ने जो लिखा है, किस मनस्थिति में लिखा होगा, और कितने सुंदर तरीके से नीरज जी ने आज हमको सुनाया है कि उसका पूरा आनंद आ गया। हो सकता है भाषा आपको आसानी से न समझ में आए, लेकिन इसको 2 बार 3 बार सुनिए, इसकी मिठास को समझिए। इतना सुंदर सजीव चित्रण उन्होंने गांव का करा है, मेले का, रेल का, हर चीज का। उसका पूरा आनंद उठाइएगा। दिल प्रसन्न हो गया नीरज जी आज इसको सुनकर। गौतम जी का तो धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सुंदर तरीके से उसको हमें सुनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद इसका जी। अब आपको जो आपके आदेश पे लिखी हुई जी जी, वो तो बहुत आवश्यक है। उसमें कहीं मेरा वर्णन तो नहीं आपने किया है? आपका वर्णन नहीं है। और पहले उसका प्रसंग बता दें। जी जी। जिनके लिए ये वो पहली वाली कविता पढ़ी थी आंच ने, अब 5.5 वर्ष के हो गए हैं, और आप भी उनसे मिल चुकी हैं और देख चुकी हैं कि किस तरीके से वो सवाल जवाब करते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आजकल कोविड काल में हम लोगों के घर के दरवाजे के सामने एक पटरी लगी हुई है जमीन पे, और उस पटरी के इस तरफ आने के लिए सबको सैनिटाइज करना होता है, चाहे वो कोई वस्तु हो चाहे वो कोई व्यक्ति हो। सही बात। और अगर वो पटरी पार करके कोई चला जाता है
तो लौट करके फिर सैनिटाइज करना होता है। तो ऐसी पटरी का नाम हम लोगों ने रखा है लक्ष्मण रेखा। बहुत सही। तो अब हमारे आंचने जी को पता है कि ये लक्ष्मण रेखा है, और उनको रामायण के करीब करीब सभी प्रसंग भी पता है। तो एक बार उनकी नानी उस लक्ष्मण रेखा को पार करके और दरवाजे तक चली गई। अब ये जब उनकी मम्मा घर लौटती हैं काम करके अपने दफ्तर से, तो उनको पूरा दिन भर का कार्यक्रम बताते हैं, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। तो वो बोले कि आज नानी ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली और रावण भी नहीं आया। क्या बात। तो अब उनके इस कहने के ऊपर कुछ बन गया, तो वो लिख दिया जी। हम भी उसका आनंद उठाते हैं, लक्ष्मण रेखा का। तो ये जो रचना बनी वो कुछ इस तरह से है। पग पग पर बिखरी बाधाएं, पग पग पर बिखरी बाधाएं, खिंची हुई लक्ष्मण रेखाएं, घात लगाए बैठे रावण, वैदेही को कैसे बचाएं। बांध रही हैं मर्यादाएं, विकृत मर्यादा की कुंठाएं, कुंठाएं मांगे अग्नि परीक्षा, वैदेही को कैसे बचाएं। तिरस्कार बनती शंकाएं, अपने ही जब उसे सताएं, धरती माँ अब तुम ही बताओ, वैदेही को कैसे बचाएं। अब आपका वर्णन इस तरीके से आ सकता है कि अगर आप अपने आप को वैदेही समझें। चलिए, अब आप जो उपाधि दें वो नहीं 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 नहीं, देखिए नहीं, हमारी जो बेटी है वो हमेशा से एक रिबेल रही है, बहुत बचपन से भी, जो आंचने की माता जी हैं। तो उन्होंने इस कविता के ऊपर अपना जो कमेंट था उनका कि आजकल वैदेही को बचाने की जरूरत नहीं है, वैदेही सक्षम है, वैदेही सक्षम, बिल्कुल। और एक प्रसंग बताते हैं जो उसने, जब वो 2 साल की थी, 2 या 2.5 साल की रही होगी, और उसके बाबा मतलब हमारे पिताजी उसको कहानियां सुनाया करते थे, और जब उन्होंने उसको दुष्यंत और शकुंतला और भरत की कहानी सुनाई, तो जब ये आया कि दुष्यंत आए, भरत शेर के बच्चे के दांत गिन रहा था, और फिर दुष्यंत आए तो भरत सहज ही दुष्यंत की गोदी में चला गया। तो उसने इसके ऊपर कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर भरत में जरा भी स्वाभिमान है तो उनको ऐसे व्यक्ति की गोदी में नहीं जाना चाहिए जिन्होंने उसकी माँ को छोड़ दिया था। तो हमारे पिताजी तो खुद साहित्य में बहुत रुचि रखते थे, और आप जानती हैं उनको। तो उन्होंने कहा कि ये लड़की 2 साल 2.5 साल की लड़की, ये तो कालिदास को भी चैलेंज कर रही है। बिल्कुल, कि कालिदास को भी ये सोचना चाहिए था कि ये भरत जैसा व्यक्ति, इस व्यक्तित्व वाला, ये दुष्यंत की गोदी में अगर न जाए तो शायद कहानी का मोड़ कुछ दूसरा ही रूप होता। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही आनंद आया नीरज जी आज आपकी रचनाएं सुनकर। गौतम जी की रचना जो बहुत दिन से हम आपके मुख से सुनना चाह रहे थे, वो आपने सुना के आज हमारे सुमंग के 4 चांद लगा दिए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आज आप आए। और दर्शकों, आशा है आपने भी इसका पूर्ण आनंद लिया होगा। देखिए, कहाँ गणित और कहाँ कविता, दोनों का उन्होंने कितना सुंदर तालमेल बिछाया है। अभी पिछले कार्यक्रम में हमने सुना था कि वर्ण और छंद की बात, हाइकू की बात हो रही थी, जो हर कुछ बंधा हुआ है, एक मैथमेटिकल स्टेटस में हर चीज को बांधा गया है। तो दोनों चीजों को यदि हम जोड़ के चलते तो जीवन बहुत ही रसमय हो सकता है। तो बहुत बहुत आभार आपका नीरज जी, आज हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का। धन्यवाद।